नमस्ते सभी का। मैं आयुषी शुक्ला आप सभी का इस सेमिनार में स्वागत करती हूँ। हमारे आज के वक्ता है राज सुधाकर मदनकर जी। आप नागपुर महानगर से हो। अर्थशास्त्र में शिक्षण और जल स्रोत संवर्धन क्षेत्र में शोध कार्य पूरा करके आपने पर्यावरण मंत्रालय मॉरिशस में कार्य किया है। अभी आप भारत 50 में से एक स्वच्छ भारत एम्बेसडर हो। क्रेडिट वन बैंक ऑफ अमेरिका में आप फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अफसर के तौर पर कार्यरत थे, परंतु 3 वर्ष पहले स्वेच्छा निवृत्ति लेकर नागपुर वापस लौटे और अभी 1300 एकड़ में नैसर्गिक खेती कर रहे हो। स्वयं ही माही ग्रीन्स नामक एग्रो कंसल्टेंसी से आप ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं में गौ आधारित खेती के प्रशिक्षण देकर उन्हें किसान बनने के लिए प्रवृत्त कर रहे हो। उपवन, सघन वन, जंगल और बागबानी निर्माण करना आपका व्यवसाय है। नेशनल यूथ आइकन अवार्ड, विदर्भ रत्न पुरस्कार, कृषि मौली पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। सन 2007 में 16 साल की आयु में 10वीं कक्षा में आपने अरण्य पर्यावरण संस्था नामक एनजीओ की स्थापना की और गत 14 वर्षों से आप अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाल रहे हैं। संघ दृष्टि से आप प्रथम वर्ग शिक्षित हो, बचपन से स्वयं सेवी हो। संघ, एबीवीपी, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और गौ सेवा में आपने जवाबदारियां निभा के अब पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में पेड़ आयाम अखिल भारतीय सह प्रमुख का कार्य संभाल रहे हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है राज जी। आप हमें बताइए, हमारा जो टॉपिक है आज का, सीट कन्वर्सेशन नीड ऑफ द एरा, उस पे हमारा मार्गदर्शन करिए। धन्यवाद आयुषी जी। सभी को नमस्कार। आज एक कभी ना सोचे हुए ऐसे विषयों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि हर चीज की उत्पत्ति किसी ना गर्भ में होती है, और यह गर्भ क्या है? तो हर एक चीज का, हमारे आसपास मौजूद हर वस्तु का अपना एक गर्भ होता है। और अभी हम जो देख रहे कि वैश्विक समस्याएं, वातावरण में असंतुलनता, ऋतुमान में असंतुलनता, इन सब की वजह कहीं ना कहीं हरियाली का बहुत बड़ी मात्रा में कम होना, ये भी एक बड़ा कारण है। जिस रास गति से यहाँ की हरियाली को नष्ट किया जा रहा है और उसका वापर कृषिकरण के लिए, औद्योगिकरण के लिए, विकासकरण के लिए किया जा रहा है, तब से तो ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सब करते हुए कहीं ना कहीं विदेशी षड्यंत्र के तहत भारतीय बाजार में विदेशी बीजें बहुत ज्यादा आने लगी। अब ये अंग्रेज जब भारत में आए और भारत पे राज किए, इन्होंने सबसे पहले हमारी संस्कृति को तोड़ा। संस्कृति को तोड़ा तो हमारी जो पर्यावरण संस्कृति थी उस पे भी उन्होंने आघात किया। तो उन्होंने क्या किया, पहले हर घर में आयुर्वेदिक वनस्पतियां रहती थी, जिसको हम आजीबाई का बटवा कहते थे, या नानी माँ की, दादी माँ की बगिया, ऐसे कुछ बोलते थे हिंदी में ना। तो आजकल वो कहीं ना कहीं दूर छूट गया और सबके घर में शो के प्लांट्स आने लगे। क्रिसमस ट्री हमारा है नहीं, बागड़ हमारी है नहीं, पाम हमारे है नहीं, बहुत सी ऐसी वनस्पतियां जो हमारी है नहीं, वो आज हमारे घर में हंसती खेलती दिख रही है। अब ये चीज हम खेती के बारे में जब सोचते हैं, तो खेती में भी पहले जो पारंपरिक बीज आते थे, वो बीज आज क्या हो गए, हाइब्रिड हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए, जीएम सीड्स जिसको हम कहते हैं, बीटी सीड्स जिसको कहते हैं। ये चीज सीड्स में जो परिवर्तन लाया गया, उस कारण भी हमारा ट्रेडिशनल सीड कहीं ना कहीं पीछे हट गया, उसका इम्पोर्टेंस कम हो गया। कम से कम जैसे चना मान लो, चने का आकार यदि छोटा हो तो उसको बड़ा करना है तो उसके अंदर में कुछ जेनेटिक परिवर्तन करो। कैबेज हरा ही होता है, लेकिन उस पे जेनेटिक चेंजेस करके उसका रंग बदल दो। शिमला मिर्च हमेशा हरी ही होती है, लेकिन और उसमें कुछ उसके डीएनए के साथ खिलवाड़ कर लो, और कैप्सिकम के अलग अलग कलर आप मार्केट में देखते ही हो, हरे हरे के साथ में लाल होता है, पीला होता है,
गोभी के रंग चेंज हो जाते हैं, कद्दू का आकार बढ़ जाता है, कटहल के आकार बढ़ जाते हैं, केले केलों के आकार, अंगूर पहले का, अंगूर का साइज इतना ही रहता है नेचुरल, लेकिन ये अभी आजकल इतने मोटे बड़े बड़े लंबे अंगूर दिखाई देने लगे हैं। तो इन सब में क्या हो गया कि कहीं ना कहीं वो जनरेशन को भी उसने ब्रेक कर दिया। वो पारंपरिकता यानी वो उसकी श्रृंखला आगे बढ़ती नहीं रही। एक बार आज आपने बीज ले लिया, उसको बोकर फिर वो बीज तैयार करने के लायक बीज नहीं है। जबकि हमारा बीज ऐसा था कि उसको आज बो और वो आपको हजारों बीजों को जन्म देने के लिए बाध्य रहता था। तो बीज ये ऐसी सीड है कि जो कचरे के डिब्बे में गई तो उसका अस्तित्व नष्ट हो गया, लेकिन वही बीज यदि मिट्टी में जाती है तो वो वहां रुजती है, वो वहां घुल मिल जाती है, अंकुर फूटता है, उसका रोप तैयार होता है, उसका पेड़ तैयार होता है, और वो पेड़ वट वृक्ष में रूपांतरित होकर फिर कुछ सालों में हजारों बीजों को हर साल जन्म देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो नेचर विल ऑलवेज गिव यू इन मल्टीप्लाई। एक बीज बोया था, एक बीज के मेरे को 200 गेहूं के दाने बन गए, फिर वो 200 गेहूं को मैंने फिर बोया तो उससे 2 लाख दाने बन गए। तो ये सीड्स की जो चैन थी ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र रहा है, किसानों को लूटने का एक तंत्र चला है, किसानों को हमेशा दुर्लक्ष्य किया गया। तो ये बीज संवर्धन होना बहुत आवश्यक है। ये विदेशी वनस्पति भारत में आते हैं, अपने जमीन पे आते हैं, इनको पानी बहुत लगता है, तो ये जमीन से ज्यादा पानी खींच लेते, तो वाटर टेबल बहुत नीचे जाता है। वाटर टेबल यदि नीचे गया तो मिट्टी अपना नेचर अल्कलाइन से एसिडिक बना देती है। एसिडिक मिट्टी में कोई भी हरियाली नहीं उगती है। इसके ऊपर बर्ड्स रेस्टिंग भी नहीं करते, नेस्टिंग भी नहीं करते। इसके फूल हमारे भगवान को नहीं चढ़ते, इसके फल हम खा नहीं सकते। ये बेमौसम बहरते हैं, जब आवश्यकता है तब भकास सूखे खड़े रहते हैं। जब भी कोई बड़ा हवा धूम वारा धूम आए तो सबसे पहले ये पेड़ गिर जाते हैं। ये मिट्टी को पकड़ के नहीं रखते। ऐसे बहुत से विषय है जो विदेश से ये पेड़ों के साथ में हमारे पर्यावरण पे आघात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आक्रमण आक्रमण है, नुकसान है। आज ऐसी कितनी सारी नर्सरियां है, वहां पे अच्छे फलों के बीज पेड़ नहीं मिलते, लेकिन वो लोग आपको फ्री में अपने गुलमोहर देने के लिए तैयार है। वो आपको फ्री में अकेशिया, फाइकस, पेल्ट्रा, रेन ट्री, पेल्ट्रा फार्म, टिकोमा, ये ऐसे कितने सारे वनस्पतियां तो वो ऐसे फ्री में देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो विदेशी वनस्पतियां है, वो नहीं चाहिए भाई हमें। हमें देशी वनस्पतियों का संवर्धन करना है, हमें देशी वनस्पति चाहिए। तो देश भर में इसका अलग अलग सीन होगा। साउथ इंडिया में वहाँ के जो लोकल फ्रूट्स है उसको बचाने के लिए अभियान चलना चाहिए। हर जिले जिले में सीड बैंक्स तैयार होनी चाहिए। देखो, हेमंत ऋतु खत्म हुआ, अभी शिशिर ऋतु चल रहा है और अभी वसंत ऋतु आएगा। तो हेमंत और वसंत के बीच में जो शिशिर ऋतु है, इस समय में निसर्ग अपनी कात छोड़ता है, यानी जितने भी पत्ती आई, जिसको हम पतझड़ का मौसम कहते हैं, पेड़ एक नया जीवन लेता है, सारा पुराना अवशेष छोड़ देता है। उस समय उस पेड़ के पास में फल बोलो या फल्ली बोलो या फूल बोलो, उस वो अपनी माँ के पास में परिपक्व हो गया, ऐसा पका हुआ फल, उसको हमने लेना। उसके अंदर में जो बीज है वो अपने माँ के पास में परिपक्व हो चुके हैं। ऐसे बीजों का संवर्धन करना, ये बीजे हमने हमारे सीड बैंक में रखना और इसी का आगे प्रोपोगेशन करना, इसी का आगे पर्कुलेशन करना, इसी को आगे बढ़ाना, क्योंकि वो हमारी संपत्ति है। उसका जतन करना चाहिए, लोकल बायोडायवर्सिटी का जतन हमने करना चाहिए। और ये बायोडायवर्सिटी खतरे में आ रही है, इसलिए हमें सजग होना पड़ेगा कि हमें हमारा देशी बीज का संवर्धन करना पड़ेगा। मैं जंगली पौधों के बारे में भी बोलूंगा, मैं खेती क्षेत्र के फसल लेने वाले बीजों में भी बोलूंगा, या मैं बाकी सभी प्रकार के पेड़ों के बारे में भी बोलूंगा कि बीज यदि स्थानीय हो, पौधे की जात यदि स्थानीय हो तो ही उसको खरीदे, अदरवाइज ना खरीदे, ना लगाए। विदेशी वनस्पतियां नहीं लगाए, देशी वनस्पतियां लगाए। ज्यादातर फलों धारणा करने वाली वनस्पतियां लगनी चाहिए, फ्रूट बियरिंग प्लांट्स, क्योंकि वो बर्ड्स को भी ज्यादा हेल्पफुल रहती है।
पंछी पानी पीने के लिए दूर-दूर तक उड़ जाते हैं, लेकिन खाने के लिए उन्हें कोई एक बड़ा पेड़ का आसरा चाहिए। और जब बर्ड्स खाते हैं और उनके पेट में से जो बीजें प्रोसेस होकर बाहर निकलती है, उसका पौधा उगना 100% हाय है, बिल्कुल पक्का है। तो ऐसे बर्ड्स को फीड करने वाले भी कुछ फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हमारे आसपास ज़्यादा से ज़्यादा हम लगाएँ। अब ये सीड कन्वर्ट हो जाएँगे अपने सीड बैंक में। अब ये जमा हुए वाले सीड्स का हम क्या करेंगे? तो 3-4 प्रकार से विल्हेवाट लगाएँगे। पहला, इसमें से जो सबसे रेयरेस्ट टू द रेयर सीड्स है, या बहुत इम्पोर्टेंट वाली या फिर बहुत एक्सटिंक्ट हो रही है ऐसी जो स्पीशीज़ हमें मिली है, उसके हम खुद पौधे बना लें हमारे रोपवाटिका में। उसको हम किसी को दें ना, बाँटे ना, उसके हम पौधे बना लें, उसका जतन करें, संवर्धन करें। दूसरा हम ऐसा कर सकते हैं, 8-10 प्रकार की सीड्स, ऐसे 4-5 हर प्रकार की सीड्स को देकर एक 25-50 सीड्स का एक ऐसा पुरचुंडी बनाएँ, एक पैकेट बनाएँ, सीड पैकेट। और जो लोग जैसे कावड़ी यात्रा में जाते हैं, पंढरपुर की वारी में जाते हैं, नर्मदा परिक्रमा में जाते हैं, गंगा दर्शन के लिए जाते हैं, जो ये पिलग्रिमेज जाते हैं ना, ये हाईवे से नहीं जाते। ये शॉर्टकट मारते हुए कभी-कभी जंगलों से होते हुए जाते हैं। तो ये जब जाएँगे, तो भगवत भक्ति के साथ-साथ ये बीज भी उस जगह पे बोते-बोते हुए आगे जाएँगे। तो उनके वो हाथ में वो देना, तो ये एक उपक्रम हो सकता है। यानी प्रवासी के हाथ में या वो श्रद्धालु के हाथ में वो देना, ये एक उपक्रम हो सकता है। तीसरा उपक्रम हो सकता है सीड बॉल्स का, कि कुछ ऐसे सीड्स के हम अच्छे सीड बॉल्स बनाएँ मई के एंड में, ताकि जो वैरान मरुभूमि है, वैरान मारान है, ऐसी जगह पे जाकर ये सीड बॉल्स हम फेंक के आएँ। तो 100 यदि फेंकते हैं और 50 भी हमें मिलते हैं, जगते हैं, तो भी वो हमारा बहुत बड़ा सक्सेस है। तो सीड बॉल्स हम लोग करें। खैर इसका बहुत अच्छा प्रचलन भी देश भर चल पड़ा है। 50% मिट्टी और 50% गोबर खाद, इसके अंदर में 3 से 4 बीजें हम लोगों ने डालना और उसके ऐसे हल्के हाथ से बना दबा के लड्डू बना के छोड़ रख देना सुखा के। तो ऐसे सीड बॉल्स भी काफ़ी बनने लगे। आजकल तो कॉर्पोरेट सेक्टर में तो ट्रेंड आया है कि सीड बॉल्स वो एज़ अ कॉर्पोरेट गिफ्ट के तौर पे देने लगे हैं। मुझे तो हैरानी होती है कि बाप रे! एक गोबर के लड्डू आपको एज़ अ गिफ्ट देना है, वो भी एज़ अ कॉर्पोरेट गिफ्ट देना है भाई, कमाल की बात है। तो ये बीजें हमारे संवर्धन करना। और अब फिर एक ऐसा उपाय हो सकता है कि कहीं पे हम खुद जाकर बीज वो ज़मीन पे बोकर आना। तो इस प्रकार से ये बीज संवर्धन होना, और मुझे बताते हुए खुशी की बात ये हो रही है कि भले ही मैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसको 13 साल से कर रही है, लेकिन जो लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी है बीजों संवर्धन करने के लिए, उन्हें इस बार इस पिछली 5 से 4 6 5-6 साल पहले के अंतराल में 4 लोगों को बीज संवर्धन के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला है। बहुत गर्व होता है। पुरस्कार उन्हें मिले, लेकिन हमें ऐसे लग रहा था कि हम पुरस्कृत हो गए, हमारा काम पुरस्कृत हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी दखल ली गई। तो जब वो बीज माता के पास मैं जाता हूँ और वो मुझे उनके देशी बीज के चमत्कार दिखाती है, उनके पास जो ककड़ी है, वो ककड़ी को आप तोड़ के आपके घर पे लेके आओ, टीपाई पे रख दो, 38 दिन तक वो ककड़ी ताजी की ताजी रहेगी। इतना जबरदस्त पावर तो हमारे देशी बीजों में है। उन्होंने हमें अंबाड़ी का पौधा दिखाया, उन्होंने उखाड़ा जड़ के साथ में। अंबाड़ी के यूजुअली जो लाल फूल होते हैं वही खट्टे होते हैं, लेकिन उन्होंने हमें उसकी जड़ें खाने के लिए बोली। जड़ें भी उतनी खट्टी थी, पत्तियाँ भी उतनी खट्टी थी, उसका तना भी उतना ही खट्टा था और उसका फूल भी, उसका पंचांग खट्टा था। ये उसमें पावर है। उनके पास में 7 पानी भिंडी थी। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पत्तियाँ लग गई कि फिर ऊपर भिंडियाँ लगना चालू हो जाता था। इतनी सारी भिंडी, क्या जबरदस्त भिंडी है, आप कच्ची खा लो उसको। ये देशी बीजों का कमाल है। तो ये बीजों का संवर्धन हम कैसे करेंगे? ये लोग जो कर रहे हैं, इनको पुरस्कार मिला, अब इनका काम हमारी जैसी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। वरना विदेशी वनस्पति आएँगी और इन फ्यूचर यदि कार्बन फुटप्रिंट का और पेटेंट का एक कॉम्बिनेशन हो जाए, तो इस पेड़ से निकलने वाला कार्बन न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर कार्बन क्रेडिट खाने वाली वो फॉरेन कंपनीज रहेंगी, जो इंडिया का सारा फंड हम उनको देते रहेंगे।
हल्दी और नीम का पेटेंट लेने के लिए हमारे रघुनाथ जी कितना संघर्ष और मशक्कत करे, और हम इनके पौधे बिना कुछ किए हम हमारे जमीन क्यों उनको दे रहे हैं? हमारी रॉयल्टी उधर जाएगी इन फ्यूचर। ये डर है, मुझे तो बहुत बड़ा डर है। आगे चल के उन्होंने क्लेम नहीं करना चाहिए कि गुलमोहर नेटिव इज फ्रॉम इंडोनेशिया एंड वी वांट इट्स ऑल रॉयल्टी बिकॉज देन व्हाई आर यू प्लांटिंग इट ऑन योर लैंड। ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी ने। और हमारी मिट्टी को पोषक रखने के लिए हमें पौधे संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उसका कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो ये सारा ऐसा बीज का विषय है। और ये जो नकली बीज जो आ रहे हैं उससे एक मेडिकल प्रॉब्लम, डॉक्टर्स का ऐसा कहना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसे इन बीजों से फिर पुनरुत्पत्ति नहीं होती, तो उस कारण मेल क्लास में अ, शुक्राणुओं की संख्या या वीर्य पतन होना ये चांसेस बढ़ गए। वैसे ही महिला वर्ग में बेबी कैरी या बेबी मिसकैरेज के भी प्रॉब्लम बढ़ने लगे हैं। तो जैसे उन बीजों की प्रोडक्टिविटी नहीं है, वैसी वो वही हम खा रहे हैं, तो हमारी भी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही है। और हमारे भारत के लोगों की ये संस्कृति रही है, खाना खाने के बाद में बीजे खाते हैं, हम सौंफ के बीज खाते हैं हम अजवाइन के बीज खाते हैं, हम कद्दू के बीज खाते हैं, हम तरबूज के बीज खाते हैं, हम खरबूजे के बीज खाते हैं, हम अलसी के दाने खाते हैं, हम तिल खाते हैं, तिल के दाने खाते हैं, हम मसूर की दाल खाते हैं, हम सब बीजे खाते हैं। भारतीय संस्कृति में बीजे खिलाकर बीज जैसा शुद्ध अंतःकरण निर्माण करना यह पावर है, यह ताकत है। और ये बीजे ही यदि नॉन प्रोडक्टिव हो जाए तो आने वाला प्रोडक्ट कैसा रहेगा, इसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। और हमारी संस्कृति का भी जतन करना पड़ेगा, हमारे देसी बीजों को हमें संवर्धन करना पड़ेगा। इसलिए मैं सबको आह्वान भी करना चाहता हूँ कि अपने आसपास में जो भी देशी वनस्पति है और उसके ऊपर यदि बीजे है तो अभी यही सही मौका है, क्योंकि ऋतु चक्र का ये वही पर्व है जिसमें पेड़ अपना बीज हमें देगा। वो बीज आप जमा करो, सीड बैंक बनाओ, बीजों को फिर बाद में मैंने जिस तरीके से कहा वैसे उसकी विल्हेवाट लगाओ, और इस तरीके से बीजों का संवर्धन करो, संगोपन करो और जतन करो, और इन बीजों को, अपने देशी बीजों को आगे बढ़ाओ। ये मेरा आज का संदेश है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा कि बीजों का महत्व क्या है। बीज ना बचाने का भी नुकसान हमें बहुत झेलना पड़ सकता है, और बीज हो तो हमारा बहुत फायदा भी हो सकता है। राज जी, आप हमें इस बारे में बताइए कि हम और कैसे मतलब सीड बैंक तैयार कर सकते हैं, या आप कौन कौन सी एक्टिविटीज के थ्रू इसको प्रमोट कर रहे हो। अच्छा, हम लोगों के इधर सारी एनजीओ क्या करती है, जो जो अच्छे इको जोन्स है, जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ पे डियर पार्क है, अच्छी एकदम फॉरेस्ट वाली जगह है। हौज खास ऐसी जगह है, जंगल वाली जगह है। कालका जी नेहरू प्लेस के पीछे वाला जैसे पूरा जंगल है। ऐसे जो ग्रीन पॉकेट्स होते हैं वहां पे एकदम वनागमन, अरण्य वाचन के लिए जाना, वनगमन के लिए जाना, ऐसे घूमने जाना जंगल में, जंगल भ्रमंती के लिए, और वहां से सब बीज इकट्ठा करके लेकर आना। सीड बीज संकलन के लिए जाना सब लोगों ने, सीड कलेक्शन के लिए। और ये सारी जो जमा हो गई सीड्स है ये अपने पास घर में रखना। बहुत सी सीड्स गीली रहती है तो उसको सिर्फ प्लास्टिक में नहीं रखना, एक तो खरडे खोखे में रखना, खरडे में कार्टून बॉक्स में, या फिर मिट्टी के कुछ घड़े होते हैं, बर्तन होते हैं अपने पास मिट्टी के, उसमें रखना। कागज में भी रख सकते हैं, लेकिन किसी स्टील मेटल में नहीं रखना, या फिर प्लास्टिक में नहीं रखना। और हो सके तो जैसे जिन जिन घरों में अग्निहोत्र होता है जिसमें गोबरी की राख होती है, तो ये जो गोबरी जलने के देसी गाय की गोबरी जलने के बाद में जो ऐश बन जाता है, वो ऐश को इन बीजों के ऊपर लगा कर रखना। यानी उनका कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन या वायरस उनके ऊपर कुछ काम नहीं करेगा, बहुत सेफ रखेगी वो ऐश, एक प्रोटेक्शन का काम करेगी। ठीक है ना? तो ये ऐश एप्लीकेशन करके छोड़ देने का उनको। और जैसे ही बारिश का सीजन आता है, पहला दूसरा मानसून आ जाए तो उन सीड्स का रोपण करना।
50% मिट्टी और 50% गोबर खाद लेकर इन बीजों को छोड़ देना। हाँ, इसमें और एक मजेदार बात बताता हूँ। बीज का जितना साइज है उससे 3 गुना ज्यादा वो अंदर जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो मान लो सीड का साइज यदि 2 mm है, तो सीड 6 mm तक नीचे जा सकती है, 7 mm तक नहीं भेजना, और ऊपर से मिट्टी के छोटा सा आवरण कर देना। दैट्स इट। ठीक है। और कोई जरूरी टिप्स या जरूरी बातें जो बीज संवर्धन के टाइम पे हमें याद रखनी चाहिए? आ, हो सके तो, जैसे बहुत बार हो जाता है कि हमारे पास ले जाते हैं, हमारे एक या दो तीन ही थैले रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारे प्रकार का सीड एक साथ एक ही इसमें डाल देते, तो बहुत मिक्स हो जाता है, और फिर वो अलग अलग करते, जब बैठते हम लोग सेग्रीगेशन करते हैं, तो उस समय में काफी सारा सीड क्रैश हो जाता है, टूट जाता है, तो नुकसान भी होता है। तो सीड कलेक्शन के लिए आज जाते समय आपने थोड़ी प्रयास ऐसे करना कि ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी कापड़ी पिशवी थैलियां ऐसे लेकर जाना, ज्यादा से ज्यादा। मान लो एक 20-25, क्योंकि आप 20-25 अलग अलग प्रकार के सीड्स जमा करोगे, तो उसी पर्टिकुलर टाइप का सीड उसी थैली में डालते रहना, ताकि सीड मिक्स ना हो। और हैंडल विथ केयर है, ज्यादा उसको उछलना या फेंकना नहीं। ज्यादा अच्छी चीज सीड रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन जो बहुत नाजुक सीड्स होती है वो कभी फूट सकती है, तो उसको सेफ यानी ज्यादा हिलाई डुलाई ना रखे, बस दैट्स इट। ओके। सीड्स कलेक्शन के बाद जो स्टेप होता है वो होता है वो सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट एरियाज में। तो मैंने सुना है कि ऐसा करते टाइम में सीड्स का जो जर्मिनेशन रेट होता है या जो कन्वर्जन या सक्सेस रेट होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जितने भी सीड बॉल्स फेंक रहे हैं या सीड्स फेंक रहे हैं वो जर्मिनेट कर ही जाए। तो उसमें हम सक्सेस रेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? और खैर ये तो बहुत नेचुरल है कि 100% सक्सेस रेशो नहीं मिलेगा। मान लो एक फल में यदि 100 बीज आ रही है, तो उसमें से 40-50 लगेगी, बाकी सब की सब 100 नहीं लगेगी। और उसमें भी जो कमजोर सीड्स होती है तो वैसे ही वो रिजेक्ट हो जाती है, और जो बहुत मजबूत सीड्स होती है वो ही पनपती है। तो जो स्ट्रॉन्गर इज द बेटर, एंड बेटर वन इज विल ओनली ग्रो। ठीक है ना? तो अच्छे वाले ही पौधे उगेंगे। ओके, इट्स लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो भी सीड यस बेस्ट यस, होगा वही डेफिनेटली। जर्मिनेट होगा। ओके। हाँ, अच्छा, एक करेक्ट और अगर करेक्ट। आप संक्षिप्त में बता दें सीड बॉल बनाने का प्रोसेस हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, बहुत ही आसान है। हाँ, बहुत ही आसान है। मान लो आपने एक घमेला, यानी मान लो 1:1 रेशो है, 50-50%। आधा आपने गोबर, सूखा हुआ गोबर लेना है, और आधा आपने मिट्टी लेनी है। सूखा गोबर यानी आप गोबर जैसे गीला गोबर होता है उसको हल्का हल्का बिछा के रखना है, फिर उसको ऐसे घस के उसका पूरा पाउडर तैयार कर लेना है, सूखे पाउडर की जम जाती है अच्छे से। और एक घमेला लेना, यानी बड़ा सा ऐसे भिगोना, उसमें 50-50% दोनों चीजें लेना। मान लो एक कटोरी ये लिया है तो एक कटोरी ये भी ले लिया। उसमें पानी डाल के हल्का सा भगरा भगरा मिलाना है, बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, बहुत ज्यादा ऐसे लड्डू भी नहीं बनाना है हमें। उसको हल्का सा जस्ट मॉइस्चर आ जाए उसमें, ऐसा बनाना है। फिर एक बार लड्डू का आकार आ जाए, तो फिर अपने कलेक्शन में से 2 या 3 सीड्स उसमें टोचना है, और फिर हल्का सा उसको दबा के, ताकि वो सेट हो जाए उसके अंदर में। और फिर उसको आप रख दो कहीं पे, तो वो क्या होगा, सूख के उसका बॉल तैयार हो जाएगा। तो यही सिंपल प्रोसेस है। अ, सूरज एकदम डायरेक्ट सनलाइट में सुखाने के बजाय सनलाइट के जस्ट बगल में, यानी सूर्य के लगत की जो जगह रहती है, एकदम शैडो जस्ट एडजेसेंट टू द सनलाइट, वहां पे उसको यदि सुखाए तो ज्यादा बेहतर है। ओके। हाँ। ओके राजी, आपने बहुत ही टू द पॉइंट एकदम संक्षिप्त में इतनी सारी बातें बता दी हैं सीड कंजर्वेशन को लेके। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक बहुत इंस्पायर होंगे इससे और वो भी अपना एक सीड बैंक तैयार करेंगे और सीड्स देसी बीजों का संवर्धन करेंगे। इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं शांति मंत्र के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच।